हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 का अगला चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मतलब इन अदर वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से नेक्स्ट टॉपिक। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना होता है, मटेरियल्स का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है या ऑक्सीजन की एंट्री है, न्यूट्रिएंट्स का अंदर जाना है, वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन से होता है। डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू पानी के साथ ही मटेरियल्स अंदर एंटर कर गए और पानी के साथ ही उनके एग्जिट हो गया। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ये काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का ब्लड टेकअप कर लेता है। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में लिम्फ होता है। इसी तरह हम दो और टर्म्स की बात करते हैं, प्लाज्मा एज वेल एज सीरम। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपको इन चारों में ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और सीरम में डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे ब्लड का, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, और प्लाज्मा और सीरम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ब्लड से हम शुरू करते हैं। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, अभी हमने बात की थी। तो ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही ये होता है कि वो डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में लिंक करता है। तो इसमें क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, साथ ही साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स का जाना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अलग अलग तरह के आयंस, मिनरल सॉल्ट्स, सारा कुछ ब्लड के थ्रू ही मूव करता है। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, इसीलिए हमारी सर्कुलेशन को क्लोज्ड सर्कुलेशन बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो ब्लड है वो तो वेसल्स में मूव कर रहा है। वो वेसल्स क्या है, बड़ी वाली आर्टरीज, उससे छोटी ब्रांचेस आर्टेरियोल्स, अल्टीमेटली वो कैपिलरीज में एंड कर जाती हैं। तो सारे टिश्यूज जो है वो सेल्स के बने हुए हैं। जब कैपिलरी में वो एंड करती हैं, वही कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बना देती हैं और अल्टीमेटली वेन्स बन जाती हैं। तो एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो इस सारी चीज़ को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसमें क्या होता है, उसमें से वाटर और उसके थोड़े बहुत सॉल्युबल सब्सटेंसेस वहाँ से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि वो सेल से बाहर आ गए तो अब हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स है, ये कहाँ आएंगे, सेल्यूलर जो सेल्स हैं उनके बीच की इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, इस मटेरियल को हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ में क्या है, प्रोटीन्स नहीं है बड़े साइज के, क्योंकि ये सेल्स के अंदर से निकल के आया है। वाटरी सब्सटेंस है, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस होती है। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे व्हाट आर लिम्फोसाइट्स। तो इसका मतलब इस मटेरियल को हम लिम्फ बोलते हैं। तो आई होप आपको ब्लड और लिम्फ में डिफ्रेंशिएट करना पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, वाटरी सा मटेरियल, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये मेजर प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, 90 से 92% प्लाज्मा जो है उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर ही 6 to 8% जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो पहले ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो टोटल ब्लड है। ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू, डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड वाला मटेरियल। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। अभी लेटर ऑन हम बात करेंगे कौन से सेल्स। प्लाज्मा जो है वो परसेंटेज वाइज 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इस 55% प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स कौन से होते हैं इसके अंदर। जो वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, मेजर प्रोटीन्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वील स्टिक टू एनसीईआरटी।
तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं इसमें एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो क्या करेंगे, ऑस्मोलैरिटी को, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंसेस कि कितना गाढ़ापन है फ्लूइड्स का, उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन हम लेटर ऑन क्लास 12 में पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की फॉर्म में। तो ये क्या है, ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे किसी भी डिजीज़ से फाइट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ है इसमें फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन जो है अल्टीमेटली फिब्रिन बनाता है, वो ब्लड की क्लॉटिंग में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे प्रोसेसेस के डिटेल्स हमने इस चैप्टर में करने हैं, इसीलिए हम सिर्फ इसको टच एंड गो कर रहे हैं कि ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। वापस चलते हैं तो प्लाज्मा में एडिशनली और क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स हैं एंड क्लोराइड आयंस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आयंस हैं, हम मेजर की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में देखें तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास प्लाज्मा में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये ना ऑल द टाइम बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो ये मूव करते ही रहते हैं ब्लड के थ्रू। कोगुलेशन के फैक्टर्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर्स जो है वो हमेशा एक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे तो ब्लड मूव करता करता ही क्लॉट कर जाएगा। तभी आपने देखा होगा, मैंने बोला फिब्रिनोजन, जन मीन्स जनरेट करने वाला, दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी अगली टर्म आती है, वी कॉल इट सीरम। सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम सीरम बोलते हैं। तो इसका मतलब ब्लड, टोटल ब्लड में से प्लाज्मा फ्लूइड वाला मटेरियल, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़ दिया अगर, तो अगर हम ब्लड में से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी बात करते हैं, विच ओनली कंटेन लिम्फोसाइट्स, तो उस चीज़ को हम लिम्फ बोलते हैं। एंड सेरम में क्या है, उसके अंदर प्लाज्मा से भी अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसे सीरम बोला जाता है। अब आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें पता है इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। सब में एक ही तरीका रहेगा। सबसे पहले आपको उसका लाइफ स्पैन पता होना चाहिए, उसकी शेप पता होनी चाहिए, उसका फंक्शन, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो सर्वाइव करता है, एंड साथ ही साथ उसमें कोई स्पेशल फिनोमेना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले टेकअप कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसीज को। तो जो रेड ब्लड सेल्स है ना, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स। कितने, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सीसी ये प्रेजेंट होते हैं तो एनसीईआरटी इसे mm³ करके लिखता है कि पर मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं, वॉल्यूम है ना, क्योंकि देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में इसकी प्रेजेंट होती है एडल्ट्स में। आरबीसी जो हैं वो इनिशियली न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज पे जब वो डेवलप करते हैं तो दे बिकम ई न्यूक्लिएटेड। जहाँ ई आ जाएगा दैट स्टैंड्स फॉर रिमूवल। तो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड ऑर्गेनालिज भी नहीं होते इसके अंदर। ये सारा क्यों कर रहा है वो ऐसे आरबीसी, सो दैट वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन कैरियर है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने में कैरी करता है। तो इसका मतलब फंक्शन हो गया आरबीसी का कि ये हमारा ऑक्सीजन कैरियर है। एक एडल्ट और हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इसका जो कलर है और नेम है ये रेड कलर की वजह से होता है इसके। तो इसका जो लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 120 डेज के लिए एक आरबीसी सर्वाइव करता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, वो जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। तभी स्प्लीन को हम बोलते हैं
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये तो था आरबीसी के डिटेल्स। अगर हम देखें तो कैसा होता है, दिस इज बाइकनकेव, ऐसे जैसे फ्रिस्बी होती है ना, फ्लैटेंड अंदर की तरफ, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का। एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगी कि जब स्लो मूविंग ब्लड होता है ना, तो सारे आरबीसीज एक दूसरे के साथ ऐसे जैसे आपस में इकट्ठे हो के क्लोजली सर्कल्स जिसकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो स्लोली ऐसे उलट पलट के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड रोले फॉर्मेशन। तो लिखते रोलेक्स है, बोलते रोले फॉर्मेशन। तो रोले फॉर्मेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आरबीसीज का। अगला टेकअप करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स को। अगर हम ल्यूकोसाइट्स को देखें तो उनका ना जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब उसकी बेसिस पे हम सारे ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी में सारे ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं, दूसरी कैटेगरी में सारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं। अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो अगर आप एनसीईआरटी की फिगर देखते हो तो उसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये तीन जो हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, वेयरएज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होगी। तो इसमें हम सीक्वेंस में क्यों बोल रहे हैं ऐसे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इसको ना याद करने के लिए इसमें ना जो न्यूक्लियस है उसकी लोब्स का वेरिएशन होता है। इओसिनोफिल्स में 2 लोब न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल्स में 3 लोब न्यूक्लियस होता है एंड वेयरएज न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उसमें मल्टीपल लोब्स होते हैं। तो इओसिनोफिल्स में तो आपको हेडफोन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, 3 लोब्स नज़र आएंगी आपको बेसोफिल्स में और मल्टीपल लोब्स न्यूट्रोफिल्स में नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की, मतलब ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इसमें से भी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी बोन मैरो से फॉर्मेशन हो रही है और टी थाइमस से। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस है। तो ना ये जो अब ये हमने 5 तरह के बेसिक कर लिए हैं ना, अंदर से लिम्फोसाइट्स 2 और डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन जो सारे के सारे हैं ना, इनकी परसेंटेजेस अलग अलग है। जो मतलब अगर हम देखें कि टोटल WBC 6000 से 8000 पर उसी तरह से पर mm³ प्रेजेंट होते हैं। उसमें से अगर ल्यूकोसाइट्स की परसेंटेज वाइज देखें हम तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स की होती है। कितनी? 60 से 65%। एंड लीस्ट इसमें से परसेंटेज होती है बेसोफिल्स की, सबसे कम 0.5 से 1% ये बेसोफिल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर इओसिनोफिल्स देखें तो 2 to 3% ना, कम ही परसेंटेज है। और इसी तरह से मोनोसाइट्स अगर देखें तो 6 to 8% है। लिम्फोसाइट्स की थोड़ी सी ज़्यादा है, 20 से 25% जो है वो लिम्फोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। आपको पता है जो WBCs होते हैं ना, ये अमीबॉइड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कि इरेगुलर सी शेप होती है इनकी। जब कैपिलरीज वगैरह में से ये ना जैसे बिल्ली नहीं निकल जाती छोटे से जगह से, वैसे ये ना छोटी से छोटी कैपिलरी में से लिम्फोसाइट्स जो है वो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो इसको ना बोलते हैं, इस फिनोमेना को डायपैडेसिस। ये डायपैडेसिस इज रिस्पॉन्सिबल कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था जैसे लिम्फ था उसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स आ गए थे ना, क्योंकि हायर प्रोटीन्स तो नहीं आ पाए थे, ये आ गए थे वहाँ पे। वो इसी वजह से डायपैडेसिस के फिनोमेना की वजह से आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबके फंक्शंस की। तो सबसे पहले टेकअप करते हैं इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं ना, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, साथ ही साथ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में भी इओसिनोफिल्स काम आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन्स ये एंटी एलर्जिक होते हैं, हेपरिन एंटी क्लॉटिंग होता है एंड सेरोटोनिन एक स्लीप इंड्यूसर होता है।
तो ये ना वही सारे जो केमिकल्स हैं जो कि मास्ट सेल्स भी रिलीज़ करते हैं, ये इस चैप्टर में हम नहीं बात करते, बट अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। तो फैगोसिटिक है इसका मतलब फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ कर देंगे, है ना, तो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स से ये हमें बचाते हैं। उसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। अगेन मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक इन नेचर हैं, तो ये भी फॉरेन बॉडीज़ को एनगल्फ कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट बचे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स दो तरह के थे, हमने किया था बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक प्लाज्मा सेल बनाते हैं, बड़ा सा सेल। वो प्लाज्मा सेल आगे एंटीबॉडीज रिलीज करता है। वेयर एज अगर हम टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में भी, और उनके पास कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो प्रीवियस इन्फेक्शन को याद रखते हैं और फिर फाइट आउट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सोल्जर्स हैं। तो ये तो हुआ हमारे ल्यूकोसाइट्स के डिटेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स में इसका हमने कर लिया कि 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ये एग्जिस्ट करते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये सेल्स नहीं है, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। हमारी बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। वो जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ना, वो आगे प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो तभी ना इसका लाइफ स्पैन भी कम होता है, ये 1 वीक के लिए सर्वाइव करते हैं। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। अदरवाइज हमें कोई इंजरी हो तो हम सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में 1.5 से लेके 3 लाख तक इनका नंबर होता है। आपको पता है ना, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो आई थिंक अब आपको इसके जो जितना भी सेलुलर डिटेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का और ब्लड का, प्लाज्मा का, सीरम का, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स आपको अच्छी तरह से लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का बचा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम हम चेकअप करेंगे।